Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि रिसेंटली हुए जनवरी 2025 के पेपर में पूछे गए थे। अब यही सवाल एज इट इज आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको हर एक सवाल के आंसर के साथ मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। Knowing that you find a science lab practical more difficult than your best friend does, but that you could improve with practice is an example of what? तो इस सवाल में बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के कंपैरिजन में एक साइंस लैब प्रैक्टिकल थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस दिए हैं सेल्फ रेगुलेशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑटोमेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जब कोई एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जब मैं अपनी मेंटल एबिलिटीज, आप अपनी मेंटल एबिलिटीज को समझ जाते हो कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है, कैसे चीजें समझ में आती हैं, कैसे चीजें याद रख सकते हो, इन सब चीजों को बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है मेंटल एबिलिटीज। अब इस सवाल में देखो यही बोला है कि अगर आपको साइंस लैब का प्रैक्टिकल टफ लग रहा है, लेकिन आपको मेंटल एबिलिटीज अपनी ये पता है कि आप इसको सुधार सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये एक व्यक्ति की एबिलिटीज ही है जो वो खुद समझ रहा है। दैट इज कॉल्ड मेटा कॉग्निशन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड सवाल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड क्या पैटर्न पेपर का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। 100% सिलेबस आपका लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा होगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी 2 से 3 बार रिवीजन भी पेपर से पहले करवाई जाएगी। अपडेटेड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन एमसीक्यूज आपको हिंदी और इंग्लिश में इसी एक्सप्लेनेशन के साथ भी दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ये गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर हमें कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलते हैं, ताकि अगर कभी आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग वो रिकॉर्डेड सेशंस को कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल्स ऑफ टीचिंग से। सो टीचिंग मॉडल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का मॉडल। अब इस मॉडल में बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 4 स्टेप्स आपके सामने लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी वर्किंग लिखी गई है कि कौन से स्टेप में एक लर्नर, एक उनका एजुकेटर क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग। देखिए मॉडलिंग जो एक स्टेप है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एक गाड़ी चलाना सीखने के लिए मेरे पास आए हो, तो पहले दिन आपको मैं गाड़ी चलाने के लिए नहीं दूंगी। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि पहले मैंने गाड़ी में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, और आप सिर्फ मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो ये होता है मॉडलिंग फेज में। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये लिखा है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। जो आपके सामने विशेषज्ञ हैं जिनसे आप कुछ सीखने आए हो, उनका उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, तो ये होता है मॉडलिंग। तो ए को जब हम थर्ड से मैच करते हैं तो देखो बहुत आसानी से हमें आंसर इसका मिल रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्कैफोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में ही। स्कैफोल्डिंग होता है जब देखो आपको कोई चीज बिल्कुल शुरुआत के दिनों में सिखाई जाती है। जैसे छोटे जब आप थे तो आपको एबीसीडी सिखाया जा रहा था, तो उस समय क्या था, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देनी पड़ रही थी, बहुत पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन जब आपके टीचर को समझ आया कि धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो आपके टीचर ने अपना सपोर्ट कम कर दिया। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। हेल्पिंग लर्नर इज इन स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली फ्रेडिंग द सपोर्ट, कि धीरे धीरे हम अपना सपोर्ट कम कर देंगे। जब मुझे पता चलता जाएगा कि आप गाड़ी चलाना सीखते जा रहे हो, तो धीरे धीरे मैं अपना सपोर्ट करना कम कर दूंगी। आर्टिकुलेशन होता है गिविंग वर्ड्स टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। अब इस स्टेप में जो कुछ भी आपने पहले सीख लिया मुझसे, अब आप ये सब कुछ कर रहे हो लेकिन बोल बोल कर रहे हो कि सबसे पहले हम गाड़ी में बैठेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, ये होगा, वो होगा, जो भी स्टेप्स है वो सब आप यहाँ पर बोलोगे। आगे है एक्सप्लोरेशन।
एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो भी नॉलेज अब आप लोगों ने गेन कर लिया, अब समय है कि उस नॉलेज को सही जगह पर और किसी न्यू सिचुएशन में यूज करना। तो ये है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स जो कि आपके लिए जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि सुबह 8 AM वाली इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस सीरीज को आपके लिए डेली लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल ऑफ टीचिंग में से पूछा गया है। लेवल ऑफ, जो भी हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, बेसिकली मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक और होता है ऑटोनॉमस लेवल। तो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो मेमोरी लेवल क्या बोलता है कि किसी भी चीज को आप रट्टा मारकर रोट लर्निंग के थ्रू क्या करते हो, याद करते हो। अब मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग और किसी फैक्ट को एज इट इज रिकॉल करना, ये होता है मेमोरी लेवल। तो बी को थर्ड से मैच करेंगे। तो यहाँ पर सब जगह बी का थर्ड था, तो अगर इस ऑप्शन को आप नहीं भी देखते तो भी आंसर आपको मिल सकता था। राइट, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्या बोलता है? ये बोलता है पीयर लर्निंग। ठीक है, सहकर्मी सीखना। अब देखो, पीयर लर्निंग का मतलब होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आप उनको उनके थ्रू सीख रहे हो, या जो कुछ भी आपने सीखा है रियल सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हो। दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि जो आपने अभी कुछ सीखा, जो नॉलेज आपको मिला, उसको सिमिलर टाइप की सिचुएशन में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकते हो। सो ए को हम फर्स्ट से, सॉरी, सी को हम फर्स्ट से मैच कर रहे हैं, बी का हमने थर्ड बताया था, तो देखो आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 2। अंडरस्टैंडिंग लेवल बोल रहा है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। जो भी हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा, क्योंकि मेमोरी लेवल पहला लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरा होता है, और ये होता है तीसरा। तो जो कुछ भी हमने मेमोरी लेवल में सीखा था, उसका रिलेशनशिप, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब हमें हो रही है, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ रट्टा मारा था। अब हम समझ रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे और कहाँ पर काम आती है। ठीक है, और ऑटोनॉमस डिपेंडेंट लेवल या डेवलपमेंट लेवल होता है, ये बोलता है इफेक्ट्स एंड फीलिंग से रिलेटेड, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर लर्निंग। अब देखो, टीचिंग लर्निंग की ही बात हो रही है, तो नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, नो। लर्निंग जो है एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ए होगा। यहाँ पर ए नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। लर्निंग इज एन एंड्योरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऑब्वियसली अभी आपको बताया। ठीक है, लेकिन वी हैव टू सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी हमारा आंसर नहीं होगा। बी आंसर नहीं है, इसको भी कट कर दो। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यस, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी, तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी ऑब्वियसली आंसर है, क्योंकि दो ऑप्शंस बचे हैं, दोनों में डी है। आगे है लर्निंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सीखने के लिए अनुभवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इसलिए ई को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो सही आंसर तक पहुंच गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। Which of the following tools can be used to create a virtual science lab experiment? Very, very, very important and easy question. So देखिए, वर्चुअल साइंस लैब प्रैक्टिकल जब करना है, तो उसके लिए एक तो लैबस्टर यूज होगा। इसका नाम ही आपको बता रहा है कि साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, सबके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वर्चुअली अगर करने हैं, तो लैबस्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करता है। तो बी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी बी नहीं है, यहाँ पर भी बी नहीं है। अब देखो, बी के साथ में जो दो ऑप्शंस बचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डी भी लिखा है, मतलब कि डी भी हमारा सही आंसर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए है या नहीं, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर है कहूत। तो देखिए, कहूत जो है वो वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस के लिए हमें, या एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। कहूत बेसिकली क्या है? एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका साइंस प्रैक्टिकल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए, दैट इज बी एंड डी ओनली। द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब देखो, एक चीज आपने सीखी, लर्निंग आप लोगों ने की, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा, वो जो लर्निंग है, एक सिचुएशन में आपने लर्निंग की, और उसका यूज आप दूसरी सिचुएशन में कर रहे हो। जैसे मान लो कहीं पर आप लोगों ने टीचिंग सीख ली, मान लीजिए आप लोगों ने ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस ले लिया 2 इयर्स का, तो ये आपकी लर्निंग हो गई, है ना? एक सिचुएशन में लर्निंग की आपने, और फिर उसको आप दूसरी सिचुएशन में यूज कर रहे हो। अब आप इसको ऑनलाइन टीचिंग में यूज कर रहे हो।
दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। ऑब्वियसली अब यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे काफी समय से, मान लीजिए, या कोई काम आप काफी समय से एक सिचुएशन में कर रहे हो, फिर उसी काम को आपको दूसरी सिचुएशन में करना है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो ये होता है हमारा हाई रोड ट्रांसफर। ठीक है, नियर रोड ट्रांसफर होता है कि एक नॉलेज को, एक लर्निंग को आप सिमिलर सिचुएशन में यूज कर रहे हो। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिचुएटेड कॉग्निशन इज व्हाट? कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज, इतना पहले आपको याद रखना है। सो सिचुएटेड कॉग्निशन बोलता है द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी हमारी थिंकिंग है, जो भी हमारी मेंटालिटी है, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज है, वो हमारे आसपास के लोगों, हम कहाँ रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उस चीज पर निर्भर करता है, ना कि इंटरनली हमारा माइंड कैसा है। ये होता है सिचुएटेड कॉग्निशन, स्थिर संज्ञान। क्लियर? तो ये है हमारा सही उत्तर। अब देखो, सिमिलर क्वेश्चन किसी दूसरे शिफ्ट में इस तरीके से पूछा गया था, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट, नॉट विद इन इंडिविजुअल माइंड। क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बनाकर ये पूछा गया था। तो यूजीसी नेट में और आपके सेट एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आई बात समझ में? Which of the following are the strategies of cooperative learning? So cooperative learning की strategies कौन कौन सी हैं? cooperative learning क्या होता है? जहां पर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बना करके मिलजुल कर सिखाया जाता है। जैसे कि आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग मिलजुल कर काम कर रहे हो, आप लोगों का ग्रुप वर्क है जिसमें मिलजुल कर काम कर रहे हो, लेकिन जो ग्रुप वर्क होता है ना, वो थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। सो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स में एक आता है रैली कोच, जिसमें कि स्टूडेंट्स को पेयर बना करके छोड़ दिया जाता है। अब जैसे कोई एक टास्क दे दिया, जैसे मान लो कोई एक मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दे दिया और दो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब एक स्टूडेंट क्या करेंगे, मैथ्स आप आपके कोच के रूप में काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बोल रहे हो मुझे नहीं आता। मैंने आपको एक ऐसा पार्टनर दे दिया, आपकी पेयरिंग ऐसे फ्रेंड के साथ कर दी जिनको वो क्वेश्चन आता था। तो अब वो फ्रेंड एज अ कोच आपको बोल रहे हैं कि लिखो, अब वो आपको बोल रहे हैं कि 2 into 3 + 4 है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें स्टूडेंट सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी है किसी काम को पूरा करने में। तो ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको कट कर दो। यहाँ पर भी नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। आगे है टॉकिंग चिप्स। अब टॉकिंग चिप्स में क्या होता है, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कोई टोकन दे दिए जाते हैं या कोई रैंडम चिप दे दी जाती है। जैसे मान लो हर एक स्टूडेंट को मैंने 5 टोकन्स दे दिए। अब अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोल रहा है, तो वो पहले उस चिप को सेंटर टेबल में रखेंगे। ये मान लो स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट को मैंने 5-5 चिप दे दी है। अब किसी टॉपिक पर कोई बच्चा अगर बोलना चाहता है, तो वो पहले अपने हिस्से का एक टोकन बीच में रख देंगे और फिर वो डिस्कशन करेंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है? तो इसका ये फायदा है, कई बार क्या होता है ना, डिस्कशन में कुछ डोमिनेंट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो टॉकिंग चिप्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसमें अगर आपके पास 5 चिप्स दिए गए हैं, तो आप सिर्फ 5 बार ही बोल सकते हो, तो वो बच्चा सोच समझ कर बोलेगा और ऐसे में हर एक स्टूडेंट को बोलने का बराबर मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, उनके पास सिर्फ 5 मौके ही हैं, क्योंकि उनके पास 5 टोकन ही हैं। तो ये है टॉकिंग चिप्स। तो ए के साथ में बी भी सही आंसर है। यहाँ पर बी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और देखो हम सही उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, राउंड टेबल में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनके रोल चेंज किए जाते हैं। ठीक है, और अपने अपने रोल में स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते जाते हैं। थिंक पेयर शेयर में देखो, एक बच्चा पहले थिंक करेगा, कोई टॉपिक उनको दिया है, कोई भी प्रोजेक्ट उनको दिया है, उसके बारे में सोचेगा, फिर अपने ग्रुप में उसको डिस्कस करेगा, दैट इज पेयर। उसके बाद शेयर, उसके बाद पूरी क्लास में उसको जो भी नॉलेज, जो भी डिस्कशन उन्होंने किया उसको शेयर कर देगा। तो ये है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, जो कि एक स्टूडेंट को हेल्प करती है मिलजुल कर काम करने में। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, टीम वर्क में, टीम में काम करना, ये सब स्किल्स बढ़ती हैं।
अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सारे जो लेक्चर्स हैं, वैसे तो मैं क्विक के साथ-साथ आप लोगों को डिटेल में बता भी रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ये सेशंस और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं आपके साथ टॉपिक बता दो, मैं उस टॉपिक का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है? और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं, कंटिन्यू करवाना चाहते हो, तो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। Which of the following software apps would a teacher use to create formative assessment that provide immediate feedback to students during live quiz session? So इसके लिए क्या है, लाइव क्विज सेशन में इमीडिएट फीडबैक काहूत करता है और क्विज करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्विज सेशन की बात की थी, तो क्विजेस तो होगा ही होगा। डी तो हमारा होना ही था। ठीक है? माइंड माइंड मिस्टर जो होता है, ये किसी भी तरीके से हमारा इमीडिएट फीडबैक से रिलेटेड काम नहीं करता है, तो ए को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। A person helps an elderly person across the street because doing a good deed makes him feel good. अब आप लोग देखो, किसी की कई बार रोड क्रॉस करने में या वैसे हेल्प करते हो ना, फिर आपको अच्छा लगता है, राइट? अच्छा लगता है। तो ये बोल रहा है कि इससे आप गुड फील करते हो। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एट वर्क हियर? इस समय पे जो एक टर्म यूज की जा रही है मोटिवेशन के लिए, वो क्या है? इंट्रिंसिक, दैट इज आंतरिक। जब आप किसी को हेल्प करते हो, आपको अंदर से खुशी होती है। आपने चाहे वो बात किसी को नहीं बताई है, बट खुशी हो रही है। सो इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आप चाहते हो कि सीरीज को कंटिन्यू करूं और इसी तरीके से यूनिट वाइज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती रहूं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।